नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हमारी आज की क्लास में। और आज की हमारी जो क्लास है, हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं और आज की हमारी जो क्लास होगी वो सॉइल विषय यानी मिट्टियाँ या मृदा, इस टॉपिक पे थी। हमने पिछली क्लास में एक सामान्य परिचय देखा था और उसके बाद जो सामान्य वर्गीकरण था मृदा का वो देखा था। सामान्य वर्गीकरण था वो देखा था। 7 प्रकार की राजस्थान में मृदा देखी थी। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम इन दोनों टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में देख लिए, उसके अलावा ये 4 टॉपिक हमारे बच गए हैं। जो यूएसडीए है उसके अनुसार हमारा जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो हमें पढ़ना है। कृषि विभाग के द्वारा जो 14 भागों में जो मृदा को बांटा गया वो पढ़ना है। उसके अलावा मृदा की समस्याएं और मृदा संरक्षण के उपाय हमें पढ़ने। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण, है ना। पहले हम देख लेते हैं कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण। ठीक है, जो कृषि विभाग द्वारा जो वर्गीकरण है उसमें राजस्थान की जो मृदा है उसको 14 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 14 भागों में वर्गीकरण किया है। आपको इस वर्गीकरण में जो उस मृदा का जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वो नाम याद करना है और उसका एक जिला है ना, उसका कोई एक प्रतिनिधि जिला होगा। 2-3 अगर जिले आपको याद हो जाते हैं तो वो वेल एंड गुड है। तो आपको क्या याद करना है? उस मृदा का नाम। तो स्क्रीन पर आपको नाम दिखेगा, फटाफट उसको नोट करते जाएंगे और याद करते जाएंगे। जैसे सबसे पहला नाम है वो है साइरोजेम्स या सीरोजेम। जो सीरोजेम मृदा है वो श्रीगंगानगर में पाई जाती है। श्रीगंगानगर राजस्थान के सबसे टॉप पर, वहां पर कौन सी पाई जाती है? सीरोजेम। उसके बाद रेवेरिना, जो रेवेरिना मृदा है वो भी श्रीनगर में पाई जाती है। उसके अलावा तीसरी है मरुस्थली मृदा, जो राजस्थान के पश्चिमी इलाका में पाई जाती है। यहाँ पे चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और सीकर, इन जिलों में कौन सी पाई जाती है? मरुस्थली मृदा। फिर उसके बाद है जेप्सिफेरस, ये पाई जाती है बीकानेर जिले में जेप्सिफेरस। ग्रे ब्राउन जो मृदा है, ग्रे ब्राउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भूरी। ये पाली, नागौर, जालोर, अजमेर और सिरोही वाले जिलों में पाई जाती है। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर। उसके बाद जो 7वीं मृदा है वो है नवीन जलोढ़ मृदा। जो नवीन जलोढ़ मृदा है वो अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर में। तो ये हो गई 7। उसके अलावा 7 और है। एक है पीलीभूरी मृदा, येलो ब्राउन। पीलीभूरी को क्या बोलेंगे? येलो ब्राउन। और ये जयपुर के आसपास के जो जिले हैं, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर के नीचे जो भीलवाड़ा है, उसके और नीचे जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में। नवीनपुरी मृदा, ये भीलवाड़ा और अजमेर में। पर्वतीय मृदा, जहाँ भी पर्वत ज्यादा है वो उदयपुर वाला जिला और कोटा, इन क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा। उसके अलावा लाल लोमी मृदा, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कालीगेरी मृदा, ये कोटा बूंदी, ये हाड़ौती क्षेत्र। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में भी ये पाई जाती है। झालावाड़ के कुछ एरिया में भी ये पाई जाती है। फिर है कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा, ये जैसलमेर और बीकानेर जिलों में। उसके बाद मरुस्थली और बालू का स्तूप मृदा है। बालू का स्तूप जो हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ा था, जोधपुर वाले क्षेत्र में, बाड़मेर में और जैसलमेर में या फिर बीकानेर वाले जिलों में पाई जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सीरोजेम या साइरोजेम्स। सीरोजेम या साइरोजेम ये श्रीगंगानगर में। कहाँ पे? श्रीगंगानगर में। रेवेरिना श्रीगंगानगर। मरुस्थली मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर वाले जिलों में। फिर जेप्सिफेरस, ये बीकानेर में। ग्रे ब्राउन जालोर, पाली, नागौर, अजमेर। नॉन कैल्सी ब्राउन जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। नवीन मृदा, नवीन तो जलोढ़ मृदा है वो अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिलों में। उसके अलावा पीलीभूरी मृदा जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में। नवीनपुरी भीलवाड़ा, अजमेर। पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कालीगेरी मृदा कोटा बूंदी, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। कैल्सी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर में। मरुस्थली मृदा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र में। तो ये उम्मीद है आपको ये 14 वर्गीकरण समझ में आया होगा। इन 14 का आपको खाली नाम याद करने और उसके एक प्रतिनिधि जिले याद करने। उसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण आता है जो है आधुनिक वर्गीकरण, यूएसडीए। एक डिपार्टमेंट है यूएसडीए। उस यूएसडीए के अकॉर्डिंग राजस्थान की जो मृदा है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ये 5 भाग कौन कौन से? एक बार देख लेते हैं। ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये मैप याद करना है। अगर ये मैप याद है तो आपको राजस्थान में पाई जाने वाली यूएसडीए के वर्गीकरण के अनुसार मृदाओं का आकलन हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम याद करना है। सबसे पहली एंटीसोल। कौन सी? एंटीसोल। ये पूरा राजस्थान दिख रहा है।
राजस्थान का जो शुष्क इलाका है, राजस्थान का जो शुष्क इलाका है, हमने जलवायु में भी शुष्क पढ़ा था और भौतिक प्रदेश में भी शुष्क पढ़ा था। शुष्क वाले इलाके में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल। शुष्क वाले प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अरावली, ये बीच में यहाँ पे अरावली आती है। अरावली के पश्चिम में सेकंड नंबर की है एरिडीसोल मृदा। कौन सी? एरिडीसोल मृदा। इनकी अपन विशेषताएं भी देखेंगे। अगर आपको जलवायु विशेषता याद है तो आप इनकी विशेषता भी बता पाएंगे। और हमने जो राजस्थान की मृदाओं का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी मृदा होगी। इनका 5 वर्गीकरण है। तीसरा अल्फीसोल। तीसरा कौन सा? अल्फीसोल। जो जयपुर है, जयपुर के ऊपर भरतपुर इधर है, उधर धौलपुर, भरतपुर, ये वाले जो जिले आते हैं वहां पे अल्फीसोल। नीचे इंसेप्टिसोल, नीचे इंसेप्टिसोल, जो नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र है वो पे इंसेप्टिसोल। फिर एक मृदा है आखिरी, वो है वर्टिसोल। कौन सी? वर्टिसोल, ठीक है। तो ये 5 नाम याद करने हैं और इन 5 के जिले। अब अपन एक एक करके इनका डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहली है एरिडीसोल। सबसे पहली है एरिडीसोल, ये देखिए सबसे पहली है एरिडीसोल। इसमें नंबर 2 है, नंबर 2 देख लेते हैं या हाँ, पहले नंबर 2 एरिडीसोल। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर और जालोर वाले एरिया में कौन सी है? एरिडीसोल। विशेषता क्या है? शुष्क है। और सबसे बड़ा एरिया, लार्जेस्ट एरिया कौन सी मृदा का है? एरिडीसोल का है। दूसरी एंटीसोल। दूसरी एंटीसोल अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थलीय जिले हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। एंटीसोल कौन सी? ये सबसे पहले जो हमने देखी थी, नंबर एक्सचेंज है बस। एंटीसोल अरावली के पश्चिम में जलवायु कैसी होती है? शुष्क और अर्धशुष्क होती है, ठीक है। राजस्थान में दूसरी सर्वाधिक विस्तृत मृदा कौन सी है? एंटीसोल। पहले नंबर की एरिडीसोल अरावली के जस्ट पश्चिम में। फिर अरावली के और पश्चिम में जाएंगे जहां पे शुष्क मरुस्थल है, वहां पे एंटीसोल। ये 2 मृदा याद हुई। उसके बाद तीसरी आती है एल्फीसोल। एल्फीसोल जो मृदा है ये जयपुर, मैंने बताया आपको, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक वाले जो जिले हैं, है ना, यहाँ की जलवायु होती है आर्द्र और उपाद्र। तो तीसरी है एल्फीसोल। चौथी है इंसेप्टिसोल। INCEPTISOLS। इंसेप्टिसोल आई से शुरू होती है। इनकी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा। जैसे ये पहला देखिए, एरिडीसोल में ए है ना, एरिडीसोल में ए, एंटीसोल में ई से शुरू होती है, वहीं एल्फीसोल में ए से होगी और इंसेप्टिसोल में IN से शुरू होती है, ठीक है। ये याद रहना चाहिए। इंसेप्टिसोल जो मृदा है वो अरावली के जो इधर वाले इलाके हैं जिसमें राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जो नीचे वाले इलाके हैं, ये देखिए इंसेप्टिसोल जो नीचे वाले हैं। यहाँ पे पाली आता है, पाली अजमेर, अजमेर का थोड़ा सा हिस्सा, फिर नीचे ये जो जिले हैं इनको क्या है? इंसेप्टिसोल। यहाँ पे इंसेप्टिसोल राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाले जिले। यहाँ पे जो जलवायु विशेषता है वो है अर्धशुष्क और आर्द्र किस्म की। और जो आखिरी है वो है वर्टिसोल या वर्टिसोल। इसको वर्ती भी बोल सकते हैं या वर्टी भी बोल सकते हैं, वर्टी या वर्तिसोल। ये जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बाराजा, झालावाड़ क्षेत्र, जो आर्द्र या अति आर्द्र है, जहाँ पे वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, उस वाले क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा। ये काली मृदा जैसी होती है, ठीक है। तो ये है USDA जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान में मृदा है उनका विभाजन। अब हमारा जो मृदा का जो वर्गीकरण है, मृदा जो वर्गीकरण है वो हमारा अब होता है समाप्त। मृदा का जो वर्गीकरण है वो होता है समाप्त। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है, जो आखिरी टॉपिक है, वो है मृदा की समस्याएं एवं समाधान। मृदा में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं, उसका समाधान क्या क्या है, उसके अलावा जो मृदा संरक्षण है वो कैसे होता है, सब तो देखते हैं आगे। जो मृदा की समस्याएं हैं वो क्या क्या है। एक तो सबसे पहली जो समस्या है कि मृदा जो हो रही, मृदा या जो मिट्टी है उसका अपरदन जल्दी हो जाता है। अपरदन कौन कौन करती है? पवन द्वारा अपरदन हो जाता है ना, या वायु पवन द्वारा हो जाता है, या नदियों द्वारा हो जाता है, या हिमनद। लेकिन राजस्थान में तो हिमनद है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। पवन और नदी द्वारा क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। पवन और नदियों द्वारा क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है। मिट्टी का क्या हो रहा है? कटाव। इसको क्या बोलते हैं? अपरदन। इसे रेंगती हुई मौत या किसान की मृत्यु भी कहते हैं। अगर अपरदन ज्यादा होता है, मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मौत। अगर पवन अपरदन है तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक हो रहा है। अगर नदी अपरदन है, जो चंबल बनास जो नदियां कर रही हैं, चंबल बेसिन है ना, मुख्यतः चंबल बेसिन, तो उससे निर्माण होता है उत्खात भूमि का। यानी जब चंबल नदी चलती है तो रास्ते में नालियां बनाती जाती है ना। जैसे चंबल नदी चल रही है, रास्ते में जो जिस एरिया का वो कटाव कर रही है, आसपास की मिट्टी हटा देती है और बीच में गड्ढे जैसा यानी नालियां बन जाती है। क्या बन जाती है? नालियां। और उसी पूरी भूमि को बोलते हैं उत्खात भूमि, वेटलैंड हो जाती है। कौन कौन से जिलों में? धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा में सर्वाधिक हो जाती है।
उसके अलावा जो मृदा की एक समस्या है वो है लवणीयता। क्या है? लवणीयता। जब बहुत ज़्यादा सिंचाई होगी, जब क्या होगी, सिंचाई बहुत ज़्यादा होगी, तब लवणीयता की समस्या क्या होती है, बाहर आती है। और इसका उपाय क्या है? जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, हरी खाद, इनका अगर उपयोग करते हैं तो जो लवणीयता वाली समस्या है वो उसका समाधान निकल सकता है। उसके अलावा जल आक्रांता, मतलब सिंचाई जब ज़्यादा हो रही है तो उस भूमि का दलदली हो जाना, मतलब जल की मात्रा बढ़ जाना, जल की मात्रा बढ़ जाना, वाटर लॉगिंग हो जाना, वाटर लॉगिंग हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? जलाक्रांता या सेम की समस्या भी बोलते हैं। हनुमानगढ़ में ये सर्वाधिक होती है, श्रीगंगानगर में भी ये ज़्यादा एरिया में होती है। इसका क्या उपाय है कि एक साथ पानी नहीं छोड़ा जाए, सिंचाई कैसी हो, बूंद बूंद हो, सिंचाई कैसी हो, बूंद बूंद हो। उसके बाद जो समस्या है वो है क्षारीयता। क्षारीयता ना एक्लाइनिटी, अगर किसी का मान pH 8 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, वो क्या होती है, क्षारीयता हो जाती है। उस क्षारीयता में मिट्टी की क्षारीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका क्या उपाय हो सकता है? अगर जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का यूज करें तो क्षारीयता कम हो जाती है। उसके अलावा मृदा अवकषण, मृदा अवकषण क्या होता है? सॉइल डिग्रेड होना, सॉइल की जो क्वालिटी है, मृदा की जो क्वालिटी है वो कम होना। वो कम कैसे होती है? भौतिक, रासायनिक और जो जैविक क्षमता है उनमें कमी होना। उससे क्या होगी? मृदा अवकषण की समस्या बढ़ सकती है। अब हमारा आता है जो ये समस्या हो रही है, जो मृदा की समस्या पाई जा रही है, इन समस्याओं का निवारण क्या है? इन समस्याओं का निवारण क्या है? इसके लिए हम पढ़ते हैं मृदा संरक्षण। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? मृदा संरक्षण। और मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो क्या देखेंगे हम अब देखेंगे। मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? जैसे वन क्षेत्र, मृदा के लिए सबसे उपयुक्त है वन क्षेत्र या पेड़ लगाना। अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे मिट्टी कटेगी नहीं। चारागाहों का विकास करना, जो निश्चित चारागाह है उन्हीं का विकास करना, उससे क्या होगा? मृदा सुरक्षित होगी। दूसरा फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब मान लीजिए पहले साल में हमने कोई और फसल उगाई, दूसरे साल में कोई और फसल उगाई, तीसरे साल में कोई और फसल उगाई, और चौथे साल में जो पहली फसल थी उसको वापस रिपीट किया। इससे क्या होगी? एक ही जो फसल है उसकी रिपीटेशन नहीं होती, और जब रिपीटेशन नहीं होती तो मृदा को जो उसमें पोषक तत्व हैं उनको चेंज होने में मदद मिलती है, पोषक तत्व उस मृदा के बढ़ते हैं। तो इससे क्या अपना करना चाहिए? फसल चक्र अपनाएंगे तो मिट्टी का संरक्षण होगा। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे करनी चाहिए सीढ़ीदार खेती। कैसे खेती? सीढ़ीदार, सीढ़ी समझते हैं है ना? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है, उससे क्या होता है? फायदा होता है। उसके अलावा अपर्दन रोकने के लिए पेड़ लगाने, पेड़ हमने पहले लगा ही लिए है ना, पेड़ लगाने वाली बात कर ली। जिस तरफ हवा चल रही है उसके सामने अगर हम पेड़ लगा देंगे तो उसके जो पीछे की जो मिट्टी है उसका अपर्दन नहीं होगा। उसके अलावा अनुसंधान शालाएं, यानी जहां पर रिसर्च हो किसके बारे में? मृदा और उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, जहां पे रिसर्च हो, वैसी लेबोरेटरीज खोलना, वैसी लैब्स खोलना, ये हमने देहरादून, कोटा और जोधपुर में खोली है। तो इन सब से भी से क्या हो सकता है? मृदा का संरक्षण हो सकता है। तो उम्मीद है आज की आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारा जो मृदा वाला टॉपिक है वो पूरा होता है। हमने 2 क्लास ली मृदा की। पहली क्लास में उसका परिचय देख लिया, उसके साथ साथ राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण देख लिया, उसके बाद हमने यूएसडीए का वर्गीकरण देखा है ना, साथ में कृषि विभाग का वर्गीकरण देखा, और अभी मृदा संरक्षण और अपर्दन वाले टॉपिक भी हमने पढ़ लिए। तो उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। धन्यवाद।